नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हम लोगों ने क्या किया था। कल वर्ल्ड वॉर समाप्त कर लिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने लास्ट में क्या देखा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिणाम में देखा था कि दो चौधरी निकल कर सामने आए। एक चौधरी का नाम क्या था, पूंजीवाद, और दूसरे का था साम्यवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व कौन कर रहा है यहाँ पर, अमेरिका। और साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा है सोवियत संघ। ठीक है, तो ये चीज हमने इतनी समझ ली थी। अब इसके बाद आज हम देखेंगे शीत युद्ध कि ऐसे क्या कारण रहे कि शीत युद्ध जैसी चीजें सामने आई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है। तो देखिए, शीत युद्ध कह सकते हैं कि बिना हथियार का ये युद्ध रहेगा, और कूटनीति और राजनीति इसमें पूरी तरीके से चलेगी। तो इसको कहा गया है शीत युद्ध। ठीक है, कोई भी किसी पे डायरेक्ट वार नहीं करेगा, पीछे से घात मतलब देखा जाए तो जो है आक्रमण किया जाएगा। तो ये था शीत युद्ध। देशों को आपस में लड़वाया जाएगा, हथियारों की बिक्री की जाएगी, अपने आप की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाएगी, दूसरे की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाएगा। इन सबको हमने शीत युद्ध की परिभाषा दी है। तो शीत युद्ध के कारण यहाँ पर क्या रहे हैं, कॉज ऑफ द कोल्ड वार। तो इसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो इनका सबसे पहले पहला रीजन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में जब हिटलर ने सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाया था। जब हिटलर ने एक याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ रहे थे और उससे पहले हम लोगों ने जब हिटलर पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा था कि हिटलर ने सोवियत संघ पे जो है आक्रमण कर दिया, और सोवियत संघ में वो अंदर जाते चला जा रहा था। तो उस समय वहाँ का जो राष्ट्रपति था रूस का, उसने कहा, स्टालिन था उस समय, और स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों को, मतलब मित्र राष्ट्र कौन थे उस समय, फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका। तो मित्र राष्ट्रों को कहा कि तुम दूसरी तरफ से मोर्चा खोल दो, मतलब इस साइड से भी जर्मनी पर हमला कर दीजिए। तो उस समय रूजवेल्ट जो कि राष्ट्रपति था अमेरिका का, यूएसए का मतलब, और चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री था कहाँ का, ब्रिटेन का, ये दोनों लंबे समय तक इसको टालते रहे। क्यों टालते रहे भाई, क्या रीजन रहा है इसके सामने। तो क्या ये अंदर से चाह रहे थे कि रूस को कमजोर किया जाए यहाँ पे। तो हो सकता है ये इनका रीजन था, ये कि इसको लंबे समय तक ये इसीलिए खींचते रहे कि सोवियत रूस यहाँ पर हल्का पड़ जाए, और हम लोग मजबूत हो जाएंगे। और जब तक जो है हिटलर बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा चुका था, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर पश्चिमी मोर्चा स्टार्ट हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं एक बात खटक गई थी रूस के दिमाग में कि ब्रिटेन ने और जो अमेरिका ने बहुत देरी कर दी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी एक रीजन बन के उभरी शीत युद्ध का। ठीक है, दूसरा क्या रहा, बाल्कन समझौता को नजरअंदाज किया गया। देखिए, सोवियत संघ क्या था, साम्यवादी पार्टियों को यहाँ पे बढ़ावा दे रहा था। बाल्कन समझौता जो बाल्कन हमने क्षेत्र में पढ़ा था, जो बाल्कन क्षेत्र, वही बाल्कन क्षेत्र है ये, जहाँ से प्रथम वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। तो यही बाल्कन समझौता जो हुआ था, तो इसमें सोवियत संघ मान ही नहीं रहता है। सोवियत संघ बोले तो यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर यहाँ पे माना नहीं, और इसने जो है यहाँ पर और पार्टियों को, जो साम्यवादी पार्टियां थी, उनको मुक्त सहायता दी, और सर्वहारा की तानाशाही को स्थापित यहाँ पर किया। तो ये दूसरा, क्योंकि देखिए जैसे ही साम्यवादी को बढ़ावा दिया जाएगा, वहां पे पूंजीवादियों को तो दिक्कत होगी। और पूंजीवाद का नेतृत्व कौन कर रहा है यहाँ पर, अमेरिका कर रहा है, और साम्यवादी का कर रहा है सोवियत संघ। ठीक है, तो ये रहा था दूसरा रीजन। फिर तीसरा रीजन क्या रहा था यहाँ पर। देखिए, ये रीजन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है इससे, शीत युद्ध के कारण बताइए। तो शीत युद्ध के यही दो तीन कारण है। सबसे पहला क्या रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में देखना है कि जो वहां पर हिटलर का जो आक्रमण हुआ था रूस पे, उसमें पश्चिमी देशों ने जो है बहुत टाइम बाद सहायता उनको दी थी। तो ये एक पहला रीजन रहा था। दूसरा था बाल्कन समझौता को नजरअंदाज किया गया। तीसरा है जर्मनी का विभाजन। देखिए, जब जर्मनी का विभाजन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो चार हिस्सों में इसको बांटा गया था। उसके बाद इसमें कई समझौते भी हुए थे, अभी आगे हम लोग वो समझौतों के नाम देख लेंगे। तो उसके तहत कहा गया था कि यहाँ पर कोई भी नाकेबंदी नहीं की जाएगी। लेकिन सोवियत संघ क्या करेगा यहाँ पर, बर्लिन जो कि आज जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल्स है, उस पर नाकेबंदी स्टार्ट कर देगा। तो ये तीसरा रीजन निकल के आएगा शीत युद्ध का। ठीक है, फिर एक चौथा रीजन था फुल्टन भाषण। फुल्टन एक जगह थी यूएसए में। ठीक है, वहां पर जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, वो गया हुआ था, और इसके द्वारा खुलकर साम्यवादी विरोधी भाषण दिए गए। और साम्यवादी विरोधी भाषण देने से वहां पर क्या माहौल बना कि वहां का जो संपूर्ण अमेरिका था, वहां पे वो सोवियत विरोधी हो गया। साम्यवादी विरोधी भावनाएं वहां पर चरम पर सामने आई। तो ये एक और रीजन निकला। फिर पांचवा रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध परमाणु बम जब गिराया गया, पहले तो पर्ल हार्बर पर जापान ने ही जो है सबसे पहले आक्रमण किया था, जो कि नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का। लेकिन जब इस पर परमाणु हमला गिराया गया अमेरिका के द्वारा जापान पर, तो इसकी खबर रूस को नहीं थी। और इसकी खबर किस किस को थी, ब्रिटेन को भी थी और कनाडा को भी थी।
तो रूस ने इसमें भी एक मतलब विरोध दर्शाया कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि परमाणु बम किस पे गिराया जा रहा है, किस पे नहीं गिराया जा, कम से कम पता तो होना चाहिए कि हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वो परमाणु बम किस पे गिरा रहे हैं। तो ये पता नहीं था, ये एक चौंकाने वाली बात थी, ये वर्ल्ड के लिए चौंकाने वाली बात थी और रूस के लिए भी चौंकाने वाली बात थी कि अमेरिका परमाणु बम रखा हुआ है। तो ये एक पांचवा रीजन, क्योंकि भाई वो परमाणु आज जापान के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया गया है, कल रूस के विरुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि साम्यवादी और पूंजीवाद में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर छठवां क्या रीजन यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ था उसके दबाव में ईरान से सेना हटानी पड़ी थी। देखिए क्या हुआ था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ईरान में सेना रखी हुई थी उस समय, रूस की और ब्रिटेन की और अमेरिका की। तो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और देश अपने अपने गृह क्षेत्र में लौट रहे थे, तो वहाँ से ब्रिटेन ने और अमेरिका ने, दोनों ने अपनी सेनाएं हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना नहीं हटाई। तो इन दोनों के दबाव में सोवियत संघ को ईरान से सेना अपनी हटानी पड़ी। तो ये एक लास्ट रीजन हम लोग लिख सकते हैं। तो 5-6 रीजन थे, ये आप लोग अच्छे से अब समझ में आ ही गया होगा। ये रीजन आप बेहतर तरीके से लिख देना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को डील करने में। ठीक है, आप देखते हैं कि शीत युद्ध की जो प्रगति और विस्तार हुए वो कहाँ तक हुए, कैसे हुए। ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम चरण कब से कब तक रहा। तो 1970 से 45 तक रहा, ये फर्स्ट फेज था। इसमें क्या हुआ, याद होगा हम लोगों ने बोल्शेविक क्रांति पढ़ी थी, और जब हम लोग रूस में औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे थे, तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति ने एक साम्यवाद स्थापित किया था। यही वही साम्यवाद है भाई जो कि सोवियत रूस में, अब सोवियत संघ में जो है, यहाँ पर पूरा वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया है। यहीं से स्टार्टिंग कह सकते हैं कि शीत युद्ध की हो गई है, क्योंकि भाई वहाँ पे पूंजीवाद चल रहा है अमेरिका में, और यहाँ पर चल रहा है सोवियत संघ में साम्यवाद। कहाँ पर, कौन सा रीजन है ये, देखिए ये तो चल रहा है तुम्हारा पूंजीवाद वाला एरिया है पूरा, है ना। और पूंजीवाद को ये देश भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये पश्चिमी यूरोप वाले हैं। और यहाँ पर चल रहा है पूरा रूस में तुम्हारा साम्यवाद, है ना। और ये जो है पूर्वी यूरोप में भी यहाँ पर साम्यवाद चल रहा है। तो मैप के माध्यम से अगर चीजें देख लोगे तो और थोड़ी सी ठीक से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड फेज स्टार्ट होता है 1946 से और 53 तक। तो सेकंड फेज में क्या होना है, यहाँ पर चर्चिल का फुल्टन भाषण हम लोगों ने देख ही लिया है। चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और फुल्टन जगह थी यूएसए में, वहां पर भाषण दे रहे थे और साम्यवादी विरोधी भाषण उन्होंने दिए हैं यहाँ पर। और पूरे यूएसए में देखा जाए तो वहाँ के लोग साम्यवादी विरोधी हो गए। इस भाषण के बाद एक बहुत बड़ा चेंजिंग देखा गया है यहाँ पर कि पूरे लोग इसके विरोधी हो गए, साम्यवादी और सोवियत संघ के। ठीक है, तो ये हमने पहला पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कुछ देश हैं, यूनान, तुर्की और ईरान, ये देशों को कौन, पश्चिमी देश जो कि पूंजीवादी देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ये साम्यवाद से बचा रहे हैं इस समय। तो ये ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया था कि साम्यवाद से इन देशों को बचाना है, यूनान, तुर्की और ईरान। क्यों बचा रहे हैं इनको, क्योंकि भैया यहाँ पर तेल है ना, तेल से बचा रहे हैं कि तेल भी अगर नहीं रहेगा, फ्यूल ही नहीं रहेगा, तो साम्यवाद को मतलब एक और पावर थोड़ी कम रहेगी, है ना। इसलिए यहाँ पर साम्यवाद को बचा रहे हैं ट्रूमैन सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर मार्शल योजना थी। एक मार्शल योजना क्या थी कि यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर, और पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद को, देखिए क्या था, दो रीजन थे यहाँ पर कि यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है मार्शल योजना के तहत। ठीक है, और पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद को भी रोका जा रहा है, ये भी एक इसका कारण था। ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है कि बर्लिन में नाकेबंदी और जर्मनी का विभाजन। ये पॉइंट हमने ऊपर भी देखा है, तो मैंने कहा था कि आगे हम लोग बात कर लेंगे इसी पर। तो बर्लिन कहाँ है, बर्लिन जर्मनी में है, जर्मनी की कैपिटल्स जो है वो है बर्लिन। ठीक है, इसकी नाकेबंदी और जर्मनी का विभाजन कौन कर रहा है यहाँ पर, नाकेबंदी कर रहा है यूएसएसआर। ठीक है, तो यहाँ पर दो समझौते हुए थे जब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा गया, तो उसी समय पे 1945 में दो समझौते हुए। कौन कौन से समझौते हुए थे, माल्टा सम्मेलन हुआ था एक, और एक हुआ था पोट्सडाम का सम्मेलन। इसमें क्या कहा था, क्या कहा गया था कि कोई भी देश किसी भी देश की नाकेबंदी नहीं कर सकता है। तो इसका उल्लंघन कर देता है यहाँ पर कौन, यूएसएसआर। ठीक है, तो यहाँ से भी कोल्ड वार और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये सेकंड फेज चल रहा है अभी। अब सेकंड फेज में ही नाटो की स्थापना की जाएगी, किसके द्वारा, 1949 में की जाएगी, अमेरिका के द्वारा। सैन्य संगठन है ये नाटो, और
अमेरिका इस पर नेतृत्व करता है। अभी भी आप नाटो के हिसाब से खींचातानी देख सकते हो। जो अभी यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं इसी नाटो का शिकार है। कैसे कि यूक्रेन अभी नाटो में वो मतलब जुड़ने की जो है वो कर रहा है कि मुझे जोड़ा जाए, और इसका विरोध कौन कर रहा है? अभी भी रूस कर रहा है। तो रूस वही साम्यवादियों का देश है और नाटो वही पूंजीवादियों का एक संगठन है, सैन्य संगठन ये है, और अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। तो इसको यही यही युद्ध आज भी देखा जा रहा है। तो अब आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रूस बार क्यों चल रहा है। ठीक है, फिर एक पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं हम लोग कि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। चीन देखिए, चीन क्या है, अभी तक उसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं आ रहा था कि साम्यवादी है कि पूंजीवादी है, लेकिन अब चीन है तो चूंकि रूस से सटा हुआ एरिया है और एशिया में आता है, तो चीन में इस समय पे जो शासन मतलब जो जिसकी सरकार बनेगी वो साम्यवादी सरकार का जो है वो रहेगा, सपोर्ट करेगा। तो साम्यवादी शासन की यहाँ पे स्थापना होगी। उसका नाम क्या है? माओ से तुंग। माओ से तुंग जैसे ही आएगा तो यहाँ पर साम्यवादियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, और रूस भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश होगा कि चलिए साम्यवादी एरिया और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि अभी तक पूरा देखा जाए तो पूंजीवादियों के पक्ष में पूरी चीज़ें जा रही थी। यहाँ से साम्यवादी शासन का भी स्थापना होगी और साम्यवादी जो है बहुत मजबूत अभी यहाँ से उभर के सामने आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें डाल सकते हैं कोरियाई युद्ध। देखिए कोरिया युद्ध क्या है, हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है कोरिया, ठीक है, सटा हुआ है एकदम ये। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो कि आज अलग अलग देश हैं, ये उस समय पर पहले एक ही हुआ करते थे। लेकिन नॉर्थ एरिया क्या है, नॉर्थ जो आज देखते हैं हम लोग कि जो नॉर्थ का जो चाचा है वो अभी अमेरिका से टकराता रहता है, और जैसे ही अमेरिका उसको रोकता है कि इसका परमाणु का ये नहीं करना है, परीक्षण नहीं करना है, तभी वो कर देता है। ठीक है, तो वो ये लेकिन बीज कहाँ से डले हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध चल रहा है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया साम्यवाद की जो है पूरा सपोर्ट मिलता है इसको, साम्यवाद में जैसे चाइना और यूएसएसआर का। और साउथ कोरिया जो कि आज बहुत डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं उसको, तो वो साउथ कोरिया उस समय किसके सपोर्ट में आता है? यूएसए और ब्रिटेन इसके सपोर्ट में रहते हैं। तो ये युद्ध आज भी चलते रहते हैं और उसी समय इसका बंटवारा हो गया था। तो ये एक कोरियाई संकट था। ये कोरियाई संकट सेकंड फेज में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, फिर यहाँ से आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज चलेगा अपना 1953 से 58 तक। ठीक है, थर्ड फेज में क्या हुआ? इस समय अमेरिका में भी यहाँ का भी राष्ट्रपति बदला और रूस का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आइजन होवर बना और यहाँ पर बने गुश्चेव। ठीक है, जब रूस में गुश्चेव बना तो उसने भी धीरे से अपना सोवियत संघ का परमाणु परीक्षण कर लिया। अब देखिए परमाणु परीक्षण यहाँ भी हो चुका है। परमाणु का बार हम लोग देख चुके हैं कि अमेरिका ने जापान में कैसे परमाणु हमला किया, तो वो भी परमाणु से मतलब लैस है, ये भी परमाणु से लैस हो गया। तो ये भी बराबर पावर सामने आएगी अब, क्योंकि परमाणु उसके पास भी है और इसके पास भी है। अब आगे क्या होगा? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में दोनों महाशक्तियां दिलचस्पी लेंगी, लेकिन एरिया किसके बगल में है? ये चाइना से लगा हुआ है, और रूस भी इसके नज़दीक है, और समुद्री मार्ग से देखा जाए तो अमेरिका भी बहुत दूर नहीं है, वो भी यहाँ पर दिलचस्पी ले रहे हैं। तो दोनों यहाँ पर दिलचस्पी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तनाव और बढ़ेगा। अब चतुर्थ चरण में क्या होगा 1959 से 62। देखिए ये आप पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए। ये नोट्स एक आधे घंटे में बनाए हुए नोट्स नहीं है, कम से कम 4-5 घंटे की मतलब मेहनत की जाती है कि क्या क्या पॉइंट डालने चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स नहीं डालने चाहिए। तो शीत युद्ध जब भी आएगा पॉइंट्स यही रहेंगे, क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछेगा, पॉइंट्स आपको यही लिखने हैं। ठीक है, तो चतुर्थ फेज में अब हम लोग क्या देखेंगे? जो गुश्चेव यहाँ का जो रूस का जो राष्ट्रपति बना हुआ है वो यहाँ पर जाएगा अमेरिका की यात्रा पर। क्यों जाएगा भाई? कि शीत युद्ध को अब रोकने का आसार यहाँ से दिखाई देंगे कि चलिए अमेरिका की यात्रा करते हैं तो कुछ चीज़ें शायद सामने आएंगी और शीत युद्ध रोका जा सकता है। लेकिन होगा क्या इसके बाद? इसके बाद एक U2 विमान कांड हो जाएगा। ये U2 विमान कांड क्या रहेगा? U2 विमान कांड रहेगा, U2 नाम का एक हेलीकॉप्टर रहता है, जासूसी विमान रहता है। ये जासूसी विमान अमेरिका का रहता है, और ये पकड़ा जाएगा कहाँ पे? सोवियत संघ के एरिया में ये पकड़ा जाएगा। तो यहाँ से फिर पता चल जाएगा इन लोगों को कि भाई अमेरिका नहीं मानने वाला, तो चीज़ें फिर से जो है संकट में पड़ जाएंगी। फिर होगा इसी टाइम पे क्यूबाई संकट। क्यूबाई संकट क्या है? देखिए क्यूबा कहाँ पे है? आपने देखा होगा बिल्कुल, ये जो है ना अमेरिका से लगा हुआ एरिया है, ये वाला एरिया है क्यूबा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी, और अब जो यहाँ का जो हेड बनेगा वो बनेगा फिडेल कास्त्रो। फिडेल कास्त्रो का नाम सुना होगा।
बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये फिडेल कास्ट्रो। और ये जो रहता है साम्यवादी गुट का ये जो है समर्थन करता है। तो साम्यवादी का करेगा तो सीधी सी बात है अमेरिका के पास में साम्यवादी गुट का जो समर्थन कर रहा है, तो सोवियत सहयोग से ये सैन्य अड्डा स्थापित करेगा क्यूबा में। ठीक है, अब क्यूबा में जब ये सैन्य अड्डा स्थापित करेगा तो अमेरिका को लगेगा कि भाई ये तो गलत है, तो ये भी अपनी जो है यहाँ पर सेना की जो है बाउंड्री एक बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कि पता नहीं कब सोवियत रूस का मूड खराब हो जाए, सोवियत संघ का, और वो जो है यहाँ पर आक्रमण करवा दे। लेकिन फिर सोवियत संघ भी भांप लेता है कि यहाँ पर सेना कितनी भी सेना रख ली जाए लेकिन अमेरिका को हराना यहाँ से मुश्किल होगा, तो वो वापस हो जाता है और अपनी सेना जो है वापस बुला लेता है, सैन्य अड्डा वहाँ का हटा लेता है वहाँ से। तो ये एक युद्ध टल गया। नहीं तो वहीं के राष्ट्रपति ने जो है कहा था उस समय, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, कि ये तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। ठीक है, तो ये एक तृतीय विश्व युद्ध यहाँ से टल गया। फिर पांचवा चरण आता है 1963 से 79 तक। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, अब सब लोग परमाणु से लैस हो चुके हैं, जो कंट्री हैं पश्चिमी कंट्री भी हो चुकी हैं, और यहाँ पर सोवियत रूस भी परमाणु अपना परीक्षण कर चुका है और वो भी सफल हो गया है। तो फिर 1963 में क्या होता है, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर एक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि रखते हैं, एनटीबीटी, जो कि आप लोगों ने पढ़ी होगी। एनटीबीटी पर हस्ताक्षर होते हैं और इसका मतलब क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है कि जो शस्त्र नियंत्रण है उसको, उसकी दिशा में अग्रसर हैं जो देश, उनको रोका जाए। ठीक है, शस्त्र नियंत्रण की दिशा में अग्रसर हो गए। ठीक है, फिर इसी के बाद 1968 में होगी एक एनपीटी से, ये क्या रहेंगे, इन पे हस्ताक्षर होगा। तो इसमें वो देश शामिल होंगे जो परमाणु शस्त्र से इस समय तक संपन्न हो चुके हैं, और वो अब ये मीटिंग करेंगे इसमें एनपीटी के माध्यम से कि जो परमाणु शस्त्र विहीन देश हैं अभी भी, जैसे पाकिस्तान, और अभी देखा जाए तो हमारा इंडिया भी इससे कहीं ना कहीं इससे बाहर है, तो इन देशों को परमाणु हथियार से रोकेंगे। ठीक है, ये इनका उद्देश्य रहता है। तो ये भी आप लोग इसमें पॉइंट आराम से लिख सकते हो। अब छठा चरण आ गया, और नव शीत युद्ध इसको कहा जाता है 1980 से 89 तक। इसको नव शीत युद्ध क्यों कहा जाता है, ये हम अभी हाल देखते हैं। देखिए अभी देखिए दो पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं, एक एनटीबीटी और एनपीटी। इसमें क्या किया जा रहा है, सब रोकने की बात की जा रही है, लेकिन इस समय चुनाव होंगे अमेरिका में और राष्ट्रपति यहाँ पर चेंज हो जाएगा और रीगन बनेगा। ठीक है, तो रीगन जैसे ही बनेगा तो वो फिर से शस्त्र को प्रोत्साहन देगा और मित्र राष्ट्रों में सशस्त्रीकरण तेज कर देगा। मित्र राष्ट्र कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह वगैरह, और शस्त्रों की होड़ में वृद्धि कर देगा फिर से। तो देखिए जिस चीज पे अभी संधि हो रही है वही चीज फिर से उभर के सामने आ गई छठे चरण में। तो इसी को कहा गया है नवशीत युद्ध। ठीक है, नवशीत युद्ध के माध्यम से यही हुआ कि शस्त्र का जो है फिर से सशस्त्रीकरण होने लगा है और शस्त्रों की होड़ लग गई है। अब इस समय पे क्या होंगे, इसी समय पे देखा होगा ईरान इराक युद्ध होगा। ईरान इराक युद्ध होगा भाई, तो एक एक चौधरी उसके साथ हो जाएगा, एक उसके साथ हो जाएगा, और यहाँ पे शस्त्र आपूर्ति करेगा। सिया सुन्नी संघर्ष चलेगा, खुमैनी सद्दाम हुसैन टकराव भी यहाँ पर चलेगा। ये पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये दोनों चौधरी अपने अपने शस्त्र इनको बेचेंगे और अधिकतम मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब क्या होता है, मिसाइल गोरबाचोव जो है वहाँ का बनता है, मिखाइल गोरबाचोव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनता है। और इस समय फिर 1985 में जो है यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, और फिर इससे कई देश निकल के और फिर रूस अलग हो जाता है। तो यहाँ से अब ये इतना सक्षम नहीं रहा कि अमेरिका की बराबरी कर सके, और अमेरिका अपनी पावर पूंजीवादी और मित्र राष्ट्रों के माध्यम से बढ़ा ही रहा है लगातार। तो ये एक बिल्कुल, अब देख कहते हैं जब भी युद्ध होता है तो दोनों दोनों तालियां बजती हैं। तो अब एक ठंडा हो गया और एक यहाँ पे गर्म हो गया, तो यहाँ पे शीत युद्ध को कह सकते हैं कि एक तरीके से समाप्ति हो गई। रूस अलग हो गया, कई कंट्री उससे निकल के सामने आई, और अमेरिका इस समय एक नए मुखिया के रूप में सामने आया और पूरी पावर वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो यहाँ पर शीत युद्ध हो गया खत्म। अब हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी तरीके से हम लोगों ने देख ली है, पॉइंट टू पॉइंट्स। आप लोग सारी पीडीएफ निकाल के रख लीजिए। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आया तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये भी रहा है कि एक तो देखिए ये टारगेटेड नोट्स थे, टारगेटेड टाइम में हम लोगों को कंप्लीट करना था। दूसरी बात, वर्ल्ड मैपिंग पे पकड़ बनाइए, तब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है उतार चढ़ाव, क्योंकि देशों के नाम अगर आपको याद रहेंगे, और कोई अगर नाम लेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, देशों की लिस्ट बनाई कि ये इसमें शामिल थे, जैसे ही किसी देश का नाम ले रहा है उसकी इमेज हमारे सामने बननी चाहिए। अगर इमेज सामने बन रही है तो आपको बहुत सरल चीज़ें लगने लगेंगी। तो मेरा मानना यही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से पढ़िए। तो आगे हम एक दो दिन में हम लोग स्टार्ट करवा देंगे वर्ल्ड मैप की क्लासेस, तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, या अपने माध्यम से आप लोग जैसे भी करना चाहें
वर्ल्ड मैप एक बार जरूर पूरा कर लीजिएगा। आज अपनी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त हो गई है। अब आप लोग आराम से इसको पढ़िए और देखते रहिए, अपने तौर पे समझते रहिए और आंसर लिखते रहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।